तो जो ज्ञानवापी पे सबसे पहले जो मुकदमा डाला गया था उसको मंदिर के लिए, उसमें हरिहर पांडे जी थे, सोमनाथ व्यास थे और रंगनाथ शर्मा जी थे। तो दो लोगों का देहांत हो चुका है, सोमनाथ व्यास का, रंगनाथ शर्मा जी का, और एकमात्र जीवित व्यक्ति जो मूल मुकदमा 1991 में डाला गया था, हरिहर पांडे जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे पूरा इतिहास, क्या कुछ कैसा रहा, क्या कैसी उनकी यात्रा रही। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो ये बताइए, जो आपने याचिका डाली थी 1991 में, उसका अभी क्या स्टेटस है और अभी क्या चल रहा है? देखिए, मुकदमा तो हमारा कंटिन्यू चल रहा है जी वाराणसी के जिला न्यायालय में। जी। लेकिन जो यहाँ से जिला न्यायालय सन 2019 में एक अपनी फाइंडिंग दिया कि इसका पुरातत्व विभाग से जांच करा लिया जाए। अच्छा, 19 में किसने दिया? हाँ, जिला जज ने, अच्छा। अपर जिला जज ने दिया। श्री आशुतोष तिवारी जी के न्यायालय से ये आदेश हुआ, जिसको औरंगजेबियों ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि साहब जिला न्यायालय को वर्शिप एक्ट 1991 के तहत सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है, न कोई औचित्य है। 19 में फिर इनको माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज से एक इंजंक्शन मिल गया। चूँकि मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि इनके पास न कोई तर्क है, न कोई तथ्य है, न इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है। केवल ये लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से मामले को पेंडिंग में रखा जाए। 1991 में आपने मुकदमा डाला था, फिर कुछ समय चला तक, फिर उसके बाद ये हुआ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत स्टे लग गया। फिर 18 में कुछ निर्णय आया कि भाई जब स्टे लग गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश आया कि कोई भी इंजंक्शन आर्डर जो है, कोई भी स्टे आर्डर जो है, वह 6 महीने से अधिक वैलिड नहीं रहेगा। जिसको देखते हुए हम लोगों ने सन 2019 में फिर से मूवमेंट शुरू किए और न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। माननीय न्यायालय सिविल जज साहब ने एक आदेश पारित किया कि इसका पुरातत्व विभाग से सर्वे करा लिया जाए कि हाँ वास्तविकता क्या है। अब ये औरंगजेबियों को बड़ी बेचैनी होने लगी और चले गए माननीय उच्च न्यायालय में। क्या कौन सी गणित किए, क्या अपना पैतरा बदले कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय ने उसको स्टे कर दिया। मतलब सिविल जज वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी के आदेश को उन्होंने स्टे कर दिया। 19 में निर्णय दिया था सिविल जज कोर्ट वाराणसी में। हाँ 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 2 साल 2.5 साल 3 साल हाँ हो गया, स्टे चल रहा है, जिसकी डेट अगले इसी महीने 28 तारीख को लगी हुई है। 28 को। हाँ, और मुख्य बात मैं बता दूं कि इनके पास कोई आधार नहीं है। सन 1669 में ये ज्ञानवापी मंदिर को तोड़े, क्या तोड़ तो सकते नहीं थे, क्षतिग्रस्त से जितना करते बना किए, और उसके बाद एक गुंबद नुमा ऊपर, मंदिर के ऊपर एक गुंबद नुमा छोटे से मस्जिद का स्वरूप दे दिया है। यह मात्र औरंगजेब ने हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, तरसाने के लिए, बरगलाने के लिए, और उसका एक मुहिम चला था हिंदुओं से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए। यह उसकी साजिश थी, और उस साजिश को लेकर आज भी जो हिंदू से मुस्लिम बने हुए हैं, अब वो बन गए हैं औरंगजेबी। उनका कुछ भी नहीं है वजूद। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी मुस्लिम बने हुए हैं सब वंटवाल हिंदू से मुसलमान बने हैं, कन्वर्टेड हैं, सब दोगले हैं सब।
औरंगजेब आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं को तरसाने के लिए कि भाई तुम्हारे मंदिर पे हमने मस्जिद बना ली इसलिए छोड़ दिया। एक नैरेटिव ये भी आता है, मतलब दूसरे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय काफ़ी विरोध हुआ, नागा साधुओं का भी विरोध था और लोकल भी विरोध था, इसलिए उतना तोड़ ही नहीं पाया। तो ऐसा भी कुछ? हाँ, ये भी नहीं, वो तो जितना तोड़ क्षतिग्रस्त कर सकता था हमारे मंदिर को किया, लेकिन मंदिर इतनी अजर अमर मजबूत थी कि उसको पूर्ण रूप से वो क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता था। हाँ, इस मंदिर को जब क्षतिग्रस्त करने लगा था तो हजारों नागा साधु हिंदू बलिदान हुए, उनकी हत्याएं हुई, औरंगजेब ने उनकी हत्याएं करवाया, लेकिन मंदिर को न तो उस स्वयंभू लिंग का कुछ बिगाड़ पाया हुआ और न ही उस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर, जिसको आप कर सकते ग्राउंड फ्लोर कर सकते हैं, उस ग्राउंड फ्लोर का कोई क्षति नहीं कर पाया, क्योंकि इतना मजबूत और ठोस बना हुआ है कि औरंगजेब के अल्लाह मियाँ भी आ जाते तो उस मंदिर को नहीं तोड़ सकते थे। अच्छा, अभी जो वहाँ पे शिवलिंग मिला है, तो जो बनारस के लोग जो भी मंदिर जाते हैं, आप लोग तो काफ़ी पुराने हैं, 1950 का आपका जन्म है, तो बिल्कुल नंदी के सामने मिला है शिवलिंग। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, वह शिवलिंग तो है ही है, और किसी भी शिवालय में, किसी भी भगवान शिव के मंदिर में लोग लाइट जलावे क्या? जी। किसी भी शिव मंदिर में या शिवालय में आप देखेंगे जी। तो पहले के लोग आम तौर से शिवलिंग की स्थापना कर देते थे। जो हिंदू धर्मावलंबी थे वह भगवान की आराधना में कभी कभी, जैसे कि एक गांव की भाषा में हम कर सकते हैं, मनौती लोग मानते थे कि भगवान यह कार्य मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं शिवलिंग की स्थापना कर दूंगा। तो कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है जिस मंदिर में, जिस शिवालय के अंदर 2, 4, 10 शिवलिंग न पाया जाए। यह हमारा जो विगत दिनों शिवलिंग मिला है वजू खाने में, वह वास्तविक शिवलिंग है, सही शिवलिंग है, लेकिन जो हमारा स्वयंभू लिंग है वह तो ऑलरेडी अपनी जगह स्थिर है। ज्योतिर्लिंग जी, तो कहाँ पे? हम स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो है वह भी उसी स्थान पर है जिसको औरंगजेब ने कुछ हिला नहीं पाया। आज तक भी पत्थरों का ढेर लगाकर हमारा वह शिवलिंग ढके हुए हैं। वह भी शिवलिंग जिस दिन पुरातत्व विभाग जांच करेगा, वह पत्थर हटेगा, उस दिन हमारा शिवलिंग दिखाई देगा। वह शिवलिंग है। आप कह रहे हैं कि जो मस्जिद पूरी टूटेगी या जितना भी कवर तो उन लोगों ने कर रखा है तो पूरी वो हटाना पड़ेगा, तभी वो जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है वो मिलेगा। ये जो मिला है ये भी शिवलिंग है। कई सारे शिवलिंग होते हैं। हाँ, वो शिवलिंग है। लेकिन नंदी जी का चेहरा भी बिल्कुल, नंदी जी का चेहरा जिधर है उधर ही तो स्वयंभू लिंग है ही है। उनको मिलना भी बाकी। हाँ, मिलना बाकी है। अच्छा, ये बताइए 1950 का आपका जन्म है, बनारस में ही आप जन्मे हैं? नहीं साहब, वाराणसी जनपद में, वाराणसी तहसील के अंतर्गत पंचकोशी रोड के किनारे एक ग्राम है हाथी। हाथी बहुत फेमस मशहूर गांव है वाराणसी जनपद का। उसी गांव का मेरी पैदाइश है। शिक्षा दीक्षा हाथी बनी इंटर कॉलेज से हुई है, और मैं मुख्य रूप से गांव में पढ़ा, गांव में वयस्क हुआ, और गांव से निकल कर के मैं इस शहर में आया। अच्छा, आपने 12वीं तक पढ़ाई की है? जी। तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी? मेरी परिस्थितियां नहीं ठीक थी। मैं बहुत बड़े जमींदार का बेटा हूँ। मेरे पिताजी 750 एकड़ ज़मीन की जमींदार थे। सन 1952 में भारत के आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू हुआ,
जिसके तहत हमारी ज़मींदारी चली गई। उस वक्त मैं नाबालिग था, 6 साल का था। उसी वक्त 52 में ही मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। उस वक्त हमारी उम्र भी बहुत कम थी। हमारे बड़े भाई साहब थे, उनकी बहुत कम उम्र थी, उनसे बड़े थे, उनकी मतलब कि पिताजी के मरने के बाद जिसको विशुद्ध रूप से सरदार गर्दी कहा जाए, पर्दे नशीन मेरी माँ थी। घर में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं था जो हमारी ज़मींदारी को संभाल सके, और जिसको लूटना था वो लूटे। बड़े भाई आपके 13-14 साल के? हाँ, बड़े भाई साहब हमारे 13-14 साल के थे। उनसे छोटे 9 साल के थे। हाँ, हम 5-6 साल के थे, 5 साल के। तो वह ज़िंदगी हम लोगों की बड़ी दूभर ज़िंदगी थी, बड़ी कष्टमय ज़िंदगी थी। पिताजी का युवा अवस्था में निधन होना, माँ का वैधव्य जीवन बिताना, और हम चारों भाइयों और 2 बहनों का पालन पोषण करना, किसी तरह से हम लोग अपने आप को स्टैंड कर सके। फिर भी भूमि तो काफ़ी थी, तो जो ज़मीन हम लोग स्वयं खेती करते थे, जिसको कहते थे सीर, जो हमारे यहाँ खेती होती थी 10 बैलों की, 8 बैलों की, वही बच पाई। अब बाकी सब ज़मीनें हमारी चली गई। और हम लोग छोटे छोटे ही थे? हम लोग छोटे थे, सरदार गर्दी थी। कोई ऐसा वयस्क व्यक्ति नहीं घर में था जो हम लोगों की रक्षा कर सके। हमारे मामा लोग आते थे, हम लोगों की व्यवस्था करके बेचारे जाते थे। कुछ नौकर चाकर जो पिताजी के ज़माने के थे वह हमारे यहाँ रहते थे, देखभाल करते थे। लेकिन वह बेईमान तो हर समय रहे हैं। जिसको पिताजी ने ज़मीन दे दिया था लगान उगान पर, सब बेईमानी कर गए कि नहीं, इसका मालिक मैं हूँ। और कोई उनसे संघर्ष करने वाला था, कोई उनसे लेने वाला नहीं था। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए ज़मींदारी बचा नहीं पाए। 12वीं तक पढ़ाई के बाद फिर आपने क्या किया पढ़ाई छोड़ने के बाद? हाँ, मैं बताऊँ आपको जी। कुछ दिनों बाद मैंने सेना में सर्विस किया। सेना में? हाँ, 4 साल मैं सेना में सर्विस सरकारी? किया। जी, मतलब सरकारी में? हाँ, मैं फौज में सर्विस किया 4 साल तक। जी। लगभग 69 में 4 साल नौकरी करने के बाद मैं छोड़कर चला आया। अच्छा, छोड़ दिया? हाँ, रिजाइन कर दिया। उसके बाद क्यों छोड़ दिया? मुझे भाया नहीं। मुझे सेना की सर्विस, चूँकि देखिए मैं आपको बताऊं, पहले लोग सेना की सर्विस में ये समझते थे कि जो कमज़ोर तबके के लोग होते थे वह सेना में नौकरी करते हैं। तो इसलिए हमको सेना अंदर से भाया नहीं। सेना की ट्रेनिंग मैंने किया, फ़ौज की मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद मैं बाकायदे पक्का फ़ौज का सिपाही बना। पोस्टिंग भी हुई थी कि? हाँ, पोस्टिंग भी हुई। इलाहाबाद में हुई, दिल्ली में हुई, श्रीनगर में हुई, उधमपुर में हुई, आसाम में हुई। मतलब हर महीने तो होती रहती थी, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ है। उसके बाद फ़ौज की नौकरी छोड़ने के बाद सिविल में भी मैंने कई जगह नौकरी किया, सरकारी नौकरी किया। लेकिन वही मुझे नौकरी, पता नहीं, नौकरी से एलर्जी थी। मैं यह महसूस करता था कि नौकरी करके मैं गुलामी कर रहा हूँ। अच्छा, पहले के जो लोग थे नौकरी मिलती भी थी लेकिन घर से दूर मिले तो छोड़ देते थे। कई लोग कैसा है, छोड़ देते, कई लोग कैसा सुनते हैं। तो क्या मतलब जैसे आजकल तो नौकरी किसी को मिल जाए, चपरासी की भी तो छोड़ता नहीं। मेरे समय में भी नौकरी की प्रॉब्लम ऐसी ही थी जो आज है। हाँ, फिर? जैसे आज लाइन लग रही है, उसी तरह से हमारे समय में भी, बचपन में भी नौकरियों की यही समस्या थी। और जो थोड़ा कर्तव्यशील थे, जो अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते थे, वह नौकरी से दूर रहते थे। कहा भी गया था कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। सबसे उत्तम खेती है, दूसरे नंबर पर व्यापार है, तीसरे नंबर पर नौकरी चाकरी है, चौथे नंबर पर भिक्षा मांगना है। तो मैं इसको, चूँकि ज़मींदारी मानसिकता तो थी, इसमें कोई संदेह नहीं, ज़मींदारी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन ज़मींदारी भावना मेरे मन में रहती थी। और वह भावना आज भी
मेरे मन में रहती है, कसक रहता है कि मैं कितने बड़े ज़मींदार के बेटे हैं। हमारे पिताजी बग्गी से आते थे इसी बनारस में। हमारी सोने चांदी की इसी गोविंदपुरा में बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी। अब पिताजी के मरने के बाद जो जहाँ लूट सका वो लूटा, और बस इतना ही परमपिता परमात्मा भगवान शिव की कृपा थी। हमारे पिताजी शिव के भक्त थे, शिव पर उनको बड़ा भरोसा रहता था। भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई कि हम चारों भाई सुरक्षित रहे और हम लोग आज भी अपने अपने पैर पर खड़े हैं। अच्छा, कई जगह व्यवसाय करने के बाद सेटल कब हुए? मतलब कोई एक परमानेंट जॉब पकड़ी? नहीं, जॉब तो कई पकड़े लेकिन मुझे भाया नहीं। अंत में सन 1971 में मैं ये मन बना लिया कि अब मुझे व्यवसाय करना है और मुख्य रूप से मैं राजनीति करूँगा। अच्छा। और राजनीति में बड़ी अच्छी राजनीति की हम थे। शत्रुघ्न प्रकाश जी थे, देवव्रत मजुमदार थे, और मतलब कि एक टीम थी, हम नौजवानों की एक टीम थी। और वो टीम बहुत अच्छी तरह से हम लोग राजनीति करते थे। तो इस उद्देश्य से करते थे कि हम लोग समाज को एक नई दिशा देंगे। अरे साहब, ज़माना हुआ था कि अगर कोई पान एक बीड़ा खिला देता था तो भी लाज लगता था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि इन्होंने इनका पान खाया। अब तो नेता अपने चरित्र को नीलाम करते जा रहे हैं, उनके ये देखने में प्रत्यक्ष आता है। मैं बताऊं आपको, हमारे मित्र हैं शत्रुघ्न प्रकाश जी, सन 74 से एमएलए हैं वो, आज एमएलसी भी हैं। लेकिन जो उनकी दशा 74 में थी वही दशा आज सन 2022 में। मैंने कोई परिवर्तन नहीं, चूँकि हम लोगों के मन के अंदर एक भावना थी कि हम लोग समाज को एक नई दिशा देंगे, समाज को करप्शन से दूर रखेंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, हम लोग भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम लोग एक विशुद्ध रूप से समाज को नई अच्छी और नई दिशा देंगे। वो ऐसा तब्दील हुआ। मैं आज आपको बताऊं कि सन 1980 के बाद जो राजनीति में गिरावट आई, माफिया हावी हो गए राजनीति में, अच्छे लोग राजनीति कर नहीं पाएंगे, राजनीति चुनाव मांगी हो गई। पहले हम लोग 2-4-10 हज़ार रुपये में चुनाव लड़ लेते थे, आज 2-4-10 करोड़ में चुनाव लड़ा जा रहा है। पहले वोटर बिकते नहीं थे, मतदाता अपने आप को बेचते नहीं थे, आज मतदाता अपने आप को बेच रहे हैं। कोई शराब पी करके, शराब ले करके एक बोतल, जैसे वो केजरीवाल है दिल्ली में, एक बोतल पर एक बोतल फ्री कर दिया। पंजाब में एक बोतल पर 2 बोतल फ्री कर दिया। बोतल का दारू पी कर जाकर ठप्पा लगा दिए झाड़ू पर। तो पहले ये सब स्थिति नहीं थी। पहले जो उम्मीदवार होता था मतदाताओं के पास जाता था, मतदाता बोल्डली कहते थे कि साहब मैं वोट दूंगा। वो अपने यहाँ खिलाते थे उम्मीदवारों को, अपने यहाँ सम्मानित करते थे उम्मीदवारों को। आजकल उम्मीदवार उनको सम्मानित कर रहे हैं। पहले हम लोग मतदाताओं के यहाँ जाते थे, रुकते थे, खाते थे और चुनाव लड़ते थे। आज मतदाता उम्मीदवारों के यहाँ खाते हैं, पीते हैं, जाकर के वोट पर मुहर लगा देते हैं। 1980 के बाद ही क्यों बदला सर? आप 1980 बोले ना। पापोपि पश्यति भद्रम जावति पापम न पश्यते। कलयुग ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर लोभ की भावना, धन की लोलुपता, यही सब कारण रहा। माफिया घुस गए राजनीति में, एक से एक माफिया घुस करके राजनीति करना शुरू किए। जो माफिया हम लोगों के पास आते थे इमदाद के लिए, जो माफिया हम लोगों के पास आते थे मदद के लिए कि भैया बचाइए नहीं पुलिस हम लोगों को इनकाउंटर कर देगी, आज वह मेरे सामने देखते देखते वह माफिया नेता बन गया, चुनाव लड़ गया और मंत्री तक बन गया। तो यह द वर्ड इज चेंजिंग ऑन द फेनोमेनन। मित्र, यह जगत जो है परिवर्तनशील है, गतिशील है। आज जो है कल नहीं रहेगा, कल जो था आज नहीं है, और कल जो होगा वो नरसों परसों नहीं होगा। ये तो परिवर्तन होते रहता है। चूँकि हम धन्यवाद देंगे
आदरणीय योगी जी को, आदरणीय मोदी जी को कि बहुत हद तक वो लोग करप्शन की धुलाई, भ्रष्टाचार की धुलाई कर रहे हैं। 1975 में आप कहाँ थे जब इमरजेंसी लगी थी? जेल में थे। जेल में थे। ऐसा है कि हरिद्वार में एक शिविर लगाया गया जिसमें चौधरी चरण सिंह, राजनारायण जी, मधुली भाई, बीजू पटनायक और पीलू मोदी, डॉक्टर फरीदी, तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और हिंदुस्तान के हर जिले से लगभग एक एक प्रतिनिधि बुलाए गए थे। उसी प्रतिनिधिमंडल में मैं गया था हरिद्वार। 1 सप्ताह का वो शिविर था। उसमें राजनीति क्या होती है, राजनीति कैसे किया जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर बलराज मधोक साहब हम लोगों को भाषण करना तक भी सिखाते थे। उसी शिविर से जब शिविर ख़त्म हुआ है 25 तारीख को शाम को 4 बजे क्या उसी दिन में ही ख़त्म हो गया था। हम लोग 4 बजे वहाँ से उस शिविर से रवाना हुए और 25 तारीख को चले हैं। रात को 12 बजे इमरजेंसी लगी है। बनारस में शाम को हम 6 बजे पहुँचे हैं और 7 बजे मेरी गिरफ्तारी हो गई। उसी वक्त मैं जेल में गया। यहाँ एक सिटी मजिस्ट्रेट थे देवव्रत दीक्षित। मैं उनसे कहा कि साहब देखिए, मैं इतना दिन बाद अपने घर पर आया हूँ, न अपने परिवार से मिल सका, न अपना कारोबार देख सका, न मैं अपने बच्चों से मिल पाया। कम से कम मुझे 24 घंटे के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद मैं सरेंडर कर दूंगा, आप जेल में मुझे बंद कर देना। वो छोड़ना चाहते थे। वह अच्छे आदमी थे, लेकिन डीएम से जब उन्होंने पूछा तो डीएम कहा नहीं, छोड़िए बस। मेरे ऊपर DIR लगा करके जेल भेज दिए और जेल में काफ़ी दिनों तक मैं रहा। जेल में गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर भी मुझे लिया गया। मुझे यातनाएं भी मिली, मुझे बहुत यातना मिली, क्योंकि राजनारायण जी का एक मुकदमा चल रहा था इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रयागराज उच्च न्यायालय में। उस मुकदमे की भी मैं पैरवी कर रहा था राजनारायण जी के पक्ष में। हाँ, मुकदमे की पैरवी भी करता था, इलाहाबाद भी जाता था, प्रयागराज भी जाता था। तो मुझे पुलिस प्रताड़ित इसलिए कर रही थी कि आप बताओ कि राजनारायण जी के मुकदमे में कैसे कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बात में बहुत मुझे यातना, रामनगर थाने में बर्फ़ के सिल्ली पर लिटाया गया, सुलाया गया। बहुत जितना यातना एक अंग्रेजी ज़माने में होता था या मुग़ल साम्राज्य में हिंदुओं के साथ होता था, जैसे औरंगजेबियों ने हिंदुओं के साथ किया, उसी तरह से कांग्रेसियों ने हम लोगों के साथ किया। राजनारायण को लड़ाई जीत गए थे वो तो। राजनारायण जी जीत गए थे। उसी पर तो हाई कोर्ट ने मुहर लगाया था कि हाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इसीलिए इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई कि मैं परमानेंट पुश्त दर पुश्त हमारे ग्रैंड सन के भी ग्रैंड सन राज करेंगे हिंदुस्तान पर। लेकिन मैंने एक शब्द आपसे कहा ना, पापोपि पश्यति भद्रम जावत पापम न पश्यते। पाप ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है। इंदिरा गांधी का पाप इंदिरा गांधी को खा गया, उनके खानदान को खा गया। यहाँ तक कि एक बकलोल उनका पोता है, वो अभी उसी तरह से बकलोल है, जिसको आप बकलोल कर सकते हैं, जिसको आप पप्पू के नाम से जानते होंगे, जिसको भारत में कुछ लोग राहुल गांधी, हम तो कहते हैं राहु है। वो राजनीति में राहु है और उसका बहनोई वाड्रा केतु है। ये दोनों राहु और केतु हो गए हैं। शादी आपकी कब हुई थी? शादी तो जब मैं 16 साल का था तब मेरी हुई थी। मेरी पत्नी की उम्र 12 साल थी।
आप कितने, अच्छा आप 16 के थे? हाँ 13 साल की। मेरी पत्नी की उम्र उस वक्त 13 साल थी, मेरी उम्र 16 साल थी, मुझसे 3 साल छोटी थी वो। धीरे धीरे बाद में बड़े हुए होंगे तो कुछ व्यवसाय, फिर आप सेना में चले गए उसके बाद? 3 साल के बाद गौना आया। हाँ फौज में तो हम 18 साल की उम्र में ही चले गए। हाँ। अच्छा, ये जो ज्ञानवापी में आप लोगों ने याचिका डाली 1991 में, इमरजेंसी में आप देख लिया आप कहाँ पे थे, फिर यही राजनीति आप करते रहे होंगे। 77 में तो इंदिरा गांधी की सरकार हट गई। नहीं साहब, राजनीति तो हम आर्मी में जो 4 साल सर्विस किए थे, हाँ। उसमें भी मैंने किया। मेरी राजनीति एक नेचर था, बगावत तो मेरा नेचर था। आप हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो मुझे बगावत करने में कोई हिचक नहीं थी। आर्मी में भी मैं बगावत किया। अच्छा। हाँ, कुरीतियों के खिलाफ मैं लड़ जाता था, बुराई के खिलाफ मैं लड़ जाता था। वहाँ क्या था? नहीं देखिए, जहाँ 4 आदमी रहेंगे वहाँ कुछ न कुछ दोष और गुण तो होते ही रहेगा। हाँ। आर्मी एक अनुशासित संस्था है, सरकार की एक अनुशासित संस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्मी में कुछ बुरे लोग नहीं हैं। तो मैं उसका विरोध कर देता था। अफसरशाही होती थी तो मैं उसका विरोध कर देता था। इसीलिए हमें आर्मी भाया नहीं एकदम। हम आर्मी से नफरत करने लग गए कि अब आर्मी में नौकरी नहीं करेंगे। हालांकि अब की आर्मी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हो गई है। पहले आर्मी में लड़ने के साधन नहीं था, भरपूर अच्छा वस्त्र नहीं मिलता था, अच्छा भोजन नहीं मिलता था। अब तो मोदी जी के समय में हमारा एक भतीजा आर्मी में है, कहता है कि मैं तो फौज में इतनी सुखी ज़िंदगी बिता रहा हूँ जिसका कोई नहीं। पहले जो था हम लोगों के समय में, और कांग्रेस, अरे साहब कांग्रेस का तो पूछिए मत। उनका तो भोजन का साधन भी आर्मी था। वो तो आर्मी के माध्यम से लूटते भी थे कांग्रेसी सब। अभी तो एक ऐसी ड्रेस आई है जो 1 या 1.5 लाख की एक ही ड्रेस है आर्मी वालों के लिए, अभी जो चाइना बॉर्डर पे रहते हैं जी, उनको दी जाती है। अच्छा, और आगे बताइए। 1975 आपने बताया, फिर और आगे क्या? हाँ, तो 75 में जब मैं जेल चला गया, हाँ, आगे उसके बाद जेल 77 में जेल से मैंने छूटा। जेल से छूटने के बाद आदरणीय चौधरी साहब, जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो चौधरी चरण सिंह उसमें गृह मंत्री बने, राजनारायण जी स्वास्थ्य मंत्री बने। चौधरी चरण सिंह मुझे बुला करके पर्सनली कहे कि तुम्हें चुनाव लड़ना है विधानसभा का। तो हमारे गांव का क्षेत्र था उस वक्त गंगापुर, अब तो सेवापुरी हो गया है। तो हमसे कहे कि तुम गंगापुर से तैयारी करो, चुनाव लड़ो। लेकिन चौधरी साहब में खास कुछ मानसिकता उनकी थी, कहना नहीं चाहिए। वह सवर्णों से अंतर्द्वंद उनके मन में रहता था। हम उन्हीं के कहने पर मैं गंगापुर विधानसभा से चुनाव की पूरी तैयारी किया और काफ़ी पैसा भी खर्च किया। यहाँ तक कि चौधरी साहब के कहने से मैं नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया गंगापुर के लिए। टिकट आवंटन जिस दिन करना था उस दिन चौधरी साहब, बलदेव राम पटेल एक थे, उम्रदराज आदमी थे, उनकी उम्र भी 80 साल हो चुकी थी। उनको टिकट दे दिया और हमसे कहे कि आप चुनाव मत लड़ो, मैं आपको एमएलसी बना दूंगा। लेकिन यह बात मुझे गले से नहीं उतरा। मैं वहाँ से जो भी मुझे कहते बना, मैं कह सुन करके वहाँ से चला आया। और फिर मैं एक संकल्प ले लिया कि मैं चुनावी राजनीति अब कभी नहीं करूँगा और अब मैं सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था बनाकर समाज का उद्धार करूंगा। अब राजनीति से मुझे मतलब नहीं। उसके बाद चलता रहा। राजनारायण जी के साथ हम अटैच थे। राजनारायण जी मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे।
बहुत मानते थे, बहुत सम्मान हमको देते थे। और राजनारायण जी के मरने के बाद हम एकदम राजनीति से हट गए, क्योंकि जिसको मैं नेता मानता था वो चला गया धरती से, तो फिर उसके बाद मैं राजनीति से मन ही मेरा हट गया। चलता रहा, हम सामाजिक कार्य करते रहे, जैसे लाट भैरव है और तमाम धार्मिक संस्थाएं हैं। लाट भैरव में क्या कर रहे थे? हाँ, लाट भैरव के 87 में मैं अध्यक्ष बन गया था। लाट भैरव की स्थिति यह थी कि वहाँ 5 हिंदू पुलिस संरक्षण में मंदिर में भगवान कपाल भैरव लाट भैरव का दर्शन करने के लिए साल में 1 दिन जाते थे। एक बार साल में 1 दिन, हाँ। वहाँ के स्थानीय हिंदू समुदाय तमाम सब लोग हमसे आग्रह किए कि हमारे बाबा को आप मुक्त कराइए, हम लोगों को दर्शन अलाउ कराइए। और मुझे लोग अध्यक्ष बना दिए वहाँ का, उस संस्था का। बहुत बड़ी संस्था है हिंदुओं के। कपाल भैरव लाट भैरव पूर्वांचल की सबसे बड़ी संस्था है हिंदुओं की। और आज भी उस स्थान पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। हमारा मंदिर, पूरी ज़मीन हमारी है, प्लाट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। प्लाट नंबर 3 में हमारा मंदिर, मंदिर में भगवान कपाल भैरव, सामने कपाल मोचन तीर्थ, बहुत बड़ा कुंड, और कुंड के चारों तरफ ये लोग कब्रिस्तान बना लिए। यहाँ तक कि श्री अखिलेश यादव जी और आजम खां मिलकर के चारों तरफ उसकी बाउंड्री घिरवा कर कब्रिस्तान सुरक्षित कर दिया। जब कि जो कब्रिस्तान इन लोगों ने सुरक्षित किया है वह कब्रिस्तान है ही नहीं है, वह हमारे संतों की समाधियां हैं। वह प्लाट नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7 हमारे संतों की समाधियां हैं, और वह भूमि मेरी है, उस भूमि पर मेरा अधिकार है। लेकिन औरंगजेबियों का कहना है कि कब्रिस्तान है, और धर्मावलंबियों हिंदुओं का कहना है कि यह कब्रिस्तान नहीं है, ये हमारे संतों की समाधियां हैं। विवाद वो भी चल रहा है। प्लाट नंबर 3 में हमारा मंदिर है, भगवान कपाल भैरव जी का मंदिर है, जिसका क्षेत्रफल 15 बिस्सा 9 दूर है। उसी में भगवान कपाल भैरव का मंदिर है। और आपको एक संक्षेप में बता दूं कि 1669 में भगवान काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी मस्जिद ऊपर निर्माण कराया था गुंबद के रूप में औरंगजेब ने, मंदिर को क्षतिग्रस्त करके। उसी साल 1669 के सितंबर महीने में कपाल भैरव मंदिर को भी ध्वस्त कराया था। आप अगर कभी वहाँ जाइए लाट भैरव कपाल भैरव, तो देखेंगे बड़े ऊंचाई पर फर्श है, उसी फर्श पर भगवान बैठे हुए हैं। मैं आज आपको संक्षेप में बता दूं कि वो फर्श नहीं है, वो मंदिर का मलबा है। मलबा की वजह से ही फर्श बन गया है, उस मलबे से ही फर्श का रूप ले लिया है। जबकि बहुत विशाल मंदिर था, वाराणसी का ही नहीं बल्कि पूर्वांचल का बहुत विशाल मंदिर था। 15 बिस्सा 9 दूर में वह मंदिर था, जिसे औरंगजेबियों ने अगल बगल में, आज भी मैं बताऊंगा आपको, उस हमारे फर्श पर, उस हमारे भूमि पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट के लालचियों ने आज भी ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन पर नमाज पढ़वाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊं कि नारी का दुश्मन नारी, हिंदू का दुश्मन हिंदू, चाहे कांग्रेसी हो चाहे समाजवादी हो। मतलब अखिलेश यादव ये नहीं कह सकते कि मैं मुलायम सिंह यादव का औलाद नहीं हूँ, मैं आजम खां का औलाद हूँ। ये अखिलेश यादव नहीं कर सकते,
जब कहेंगे तब मुलायम सिंह यादव के ही वंश कहलाएंगे, आजम खां के वंश नहीं कहलाएंगे, और हिंदू ही कहलाएंगे, मुसलमान नहीं कहलाएंगे। लेकिन वोट के लालच में ये कह देंगे कि मेरे वास्तविक बाप आजम खां हैं, न कि मुलायम सिंह। मुलायम सिंह भी बोल देंगे तो क्या समस्या है? पद चिन्हों पे तो वही चल रहा है। हाँ, वही चल रहे हैं। अच्छा, लाट भैरव का मुकदमा भी चल रहा है? हाँ, लाट भैरव का मुकदमा चल रहा है। एक मुकदमा बहुत पहले से चल रहा था जिसको कि हम लोग जीत चुके हैं। वह है प्लाट नंबर 3, 15 बिस्सा 9 धूर, जो माननीय उच्च न्यायालय से फैसला हुआ। फैसले के आधार पर उस ज़मीन की हदबंदी हुई, नाप हुआ, पैमाइश हुआ, दीवार खड़ी करने के लिए वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आज तक दीवार नहीं खड़ी करने दिया था। अब उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है, जोगी है तो मुमकिन है, हो सकता है कि मंदिर का निर्माण भी हो जाए। अभी भी कुछ और चल रहा है ना? हाँ, प्लाट नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 पर जितने भी प्लाट उधर है उस पर मुकदमा हमारी अन्य संस्थाएं की हुई हैं, जिसको हम यह कह कर आ रहे हैं कि वह हमारे संतों की समाधियां हैं। मुसलमान यह कह रहे हैं कि वह हमारा कब्रिस्तान है, जबकि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। किसी मुस्लिम के पास उन ज़मीनों का, उन भूखंडों का कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, न कोई कागजात है। आज तक ये लोग कोर्ट में जवाबदेही नहीं लगा पाए। किस स्टेज में है वो मुकदमा? किस स्टेज पे पहुंचा है? अब चूंकि मुकदमा दाखिल है, इन लोगों से जवाब मांगा जा रहा है, जवाब इनके पास है नहीं। अभी न्यायालय, बनारस न्यायालय? हाँ, वाराणसी न्यायालय में लंबित है। अभी यहीं पे चल रहा है? हाँ, मुकदमा लंबित है, चल रहा है। अच्छा, तो आप कहाँ तक 1980 तक पहुँचे थे ना? मतलब 1980 लाट भैरव का मुकदमा। हाँ, उसके आगे बताइए। उसके आगे मैं आज तक भी अध्यक्ष वही लाट भैरव, कपाल भैरव का हूँ। एक रामानंद महाविद्यालय है, उसका प्रबंधक हूँ। तमाम संस्थाएं हैं, ये एक है बहुत बड़ी संस्था है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। कई संस्थाएं हैं, अध्यक्ष हूँ। अब हर जगह तो पहुँच नहीं पाते हैं, जहाँ लोग ज़बरदस्ती करते हैं वहाँ जाना ही पड़ता है। हाँ, तो मैं बताया आपको 1991 में, 90 में भूतपूर्व बनारस के एसएसपी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी पंडित श्रीश चंद्र दीक्षित जी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए आए। तो श्रीश चंद्र दीक्षित जी से हमारा पहले भी मुलाकात, अच्छा संबंध रहा, चूँकि बनारस में एसएसपी रहे। तो पंडित श्रीश चंद्र दीक्षित, दान बहादुर सिंह एडवोकेट, माया शंकर पाठक एमएलए, इस तरह से 4, 5, 6 लोग मेरे पास 11 बजे दिन में, ये 90 की बात बता रहा हूँ, आए। और दीक्षित जी ने मुझसे कहा कि मैं एक चीज़ आपसे मांग रहा हूँ, कि बोलिए। कहें आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाइए। हम के आपकी बात मैं नहीं टालूँगा, आप हमारे संबंधियों में हैं, संपर्कियों में हैं, हम आपकी बात नहीं टालेंगे। मैं उन्हीं के हाथ से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य 90 में बना। लेकिन मेरा उनसे ये कहना था कि पंडित जी, मैं सदस्य बनूंगा, मैं रात दिन दल का काम करूंगा, लेकिन मैं चुनावी राजनीति नहीं करूंगा। तो कहें क्या मेरे चुनाव में आप नहीं काम करेंगे? हम कहें मैं आपके चुनाव में अपना चुनाव मानकर लड़ूंगा और आपको विजयी बनाऊंगा। तो एक तरह से मानकर चलिए कि श्री चंद्र दीक्षित के चुनाव का आधा संचालन मैं करता था। रात दिन मैं अपनी 2-2, 3-3 कारें उनके चुनाव में निःशुल्क लगा दिया था, और रात दिन हम उनके लिए दौड़ते रहते थे, प्रचार प्रसार करते रहते थे। एक संकल्प लेकर चले थे कि नहीं, मुझे श्री चंद्र दीक्षित
को जिताना है, मुझे भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। व्यवसाय उस समय आप क्या कर रहे थे? हमारा व्यवसाय जो है ट्रांसपोर्ट का था, हाँ, और गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेस था। एक बहुत बड़ी ट्रबल कंपनी हमारी थी, तमाम हमारे पास। अच्छा, ज्ञानवापी से कैसे जुड़ना हुआ जो 1991 में आप लोगों ने याचिका डाली है? हाँ। वो उसकी क्या कहानी है? मैं आपको बताऊं कि ज्ञानवापी के बारे में तो मेरे मन में कसक था, बचपन से कसक था, विद्यार्थी जीवन से कसक था। ज्ञानवापी ही नहीं साहब, मुझे आप जानते हैं बेनी माधव कलाश का धरारा, उसके बारे में भी कर सकता। मतलब पता नहीं मेरे मन में था कि जितनी मंदिर तोड़ करके औरंगजेब और अकबर, हुमायूं, बाबर, जितने भी ये आतंकवादी थे, जितने भी आतंकवादी राक्षस थे जो मंदिरों को तोड़ करके कब्जा किए हुए हैं, इनका सर्वनाश करना है, इनके खिलाफ युद्ध करना है मुझे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश में 10-20 राणा प्रताप नहीं हुए थे, और ना ही 10-20-150 शिवाजी हुए थे, ना ही 10-20-150 लक्ष्मीबाई हुए थे। हम अकेला चलने का संकल्प लिए कि कुछ भी हो मैं अकेले लड़ूंगा, लेकिन आज मेरे साथ समूचा भारत खड़ा है। सोच कर चला था कि मैं अकेले लड़ूंगा, मैं ज्ञानवापी का मुकदमा अलग अकेले लड़ूंगा और मस्जिद गिरवाऊंगा। आज मुझे महसूस होता है कि समूचा भारत मेरे साथ खड़ा है। तो बेशक राणा प्रताप अकेले लड़ रहे थे तो क्या, लेकिन जो भारत की जनता थी, जो हिंदू जन समुदाय था, वह तो राणा प्रताप के साथ था। बेशक अकेले शिवाजी थे तो क्या, लेकिन उनके साथ हिंदू समुदाय तो था। लक्ष्मीबाई अकेले लड़ रही थी। कुछ भी हो, जिसके मन में भारतीयता के प्रति प्रेम और स्नेह था, वह तो लक्ष्मीबाई के साथ था। तो उसी तरह से मैं जब ज्ञानवापी का मुकदमा लेकर आगे लड़ना शुरू किया, तो उस दिन तो मैं अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन आज मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि समूचा हिंदू जनमानस मेरे साथ है। शुरू कैसे हुआ था ये सब? ऐसा हुआ कि बनारस बार की बिल्डिंग में हम बैठे हुए थे, कचहरी के अंदर बनारस बार के बिल्डिंग में हम बैठे थे। वहाँ बाबू दान बहादुर सिंह एडवोकेट, जो बनारस बार के अध्यक्ष थे उस वक्त, एक संगठा प्रसाद तिवारी एडवोकेट, बहुत सीनियर लॉयर सिविल के थे, और एक जेपी अस्थाना थे। इस तरह से हम लोग 5-6-7 लोग रोज आना उसी बनारस बार के ऑफिस में बैठते थे। हमारा चूँकि हम तो रोज़े कचहरी जाते थे, कचहरी से हमारा व्यवसाय ही था ट्रांसपोर्ट का, गवर्नमेंट से तो जाना पड़ता था। तो हम समय निकाल करके उन लोगों के पास 2-2 घंटा बैठते थे। उसी दरमियान चर्चा चली कि ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया जाए। तो ये तो बचपन से ही मेरी विचारधारा थी, और मैं एक संकल्प था कि कल तुम्हारी बारी थी, आज मेरी बारी आएगी। तुम्हारी बारी आई, तुम मंदिर को क्षतिग्रस्त करके एक गुंबद बनवा दिए, जब मेरी बारी आएगी तो मैं गुंबद हटवा दूंगा। यह मेरे मन में शुरू से बात थी, और आज वह मेरे लिए एक दर्शन हो गया। वह मेरे लिए एक दर्शन के रूप में है। आज मैं उसी दर्शन को मानकर चलता हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य ही है मंदिर के ऊपर से गुंबदनुमा मस्जिद को हटाना, और हटाकर छोड़ूंगा। अगर न्यायपालिका में न्याय मिलने में न्यायपालिका से मुझे विलम्ब हुआ
तो मैं भैरव सेना की भी स्थापना कर रहा हूँ। भैरव सेना के माध्यम से मैं वो मस्जिद हटवा दूंगा, मस्जिद नहीं रहेगा। ये सोमनाथ व्यास, रंगनाथ शास्त्री, ये लोग कैसे साथ में आए आपके? हाँ थे आप लोग ना? हाँ, साथ में आए। साथ में चूँकि देखिए रंगनाथ शर्मा संस्कृत यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, जी। बहुत उदार, बड़े अच्छे आदमी थे, संत प्रवृत्ति के आदमी थे। वो भी दान बहादुर सिंह जो एडवोकेट थे और संगठा प्रसाद तिवारी एडवोकेट से बड़ा उनकी निकटता थी। जब मुकदमे की चर्चा चली तो वो भी मेरे साथ आ गए। और उसके बाद दान बहादुर सिंह एडवोकेट से रिलेटेड थे सोमनाथ व्यास, वो भी मुकदमे के साथ आ गए। तो चूँकि हम तीनों लोगों की एक ही विचारधारा था कि कैसे ज्ञानवापी, मैं आज आपको ज्ञानवापी के बारे में बताऊं। आश्चर्य होता है कि जब बनारस के अच्छे अच्छे पंडितों से पूछिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ज्ञानवापी, ज्ञानवापी है क्या और ज्ञानवापी नाम क्यों पड़ा, तो लोग सही रूप से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। मैं चाहूँगा, विद्वानों से भी मैं आग्रह करूँगा और हिंदू संगठन के लोगों से भी आग्रह करूँगा कि इतिहास पढ़ें, वह स्कंद पुराण पढ़ें, पद्म पुराण पढ़ें, नारायण पुराण पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें, तो उनको मालूम होगा कि आध्यात्म क्या है, गंगा क्या है, भगवान शिव क्या हैं, भगवान राम क्या थे। एक काल्पनिक रूप से कुछ कह देना ठीक नहीं है। कम से कम रामचरितमानस का अध्ययन करें, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, भागवत गीता का अध्ययन करें, भागवत पुराण का अध्ययन करें। लोग करना नहीं चाहते साहब। बहुत आश्चर्य होता है कि लोग क्यों हवा में तीर चलाते हैं। अरे पढ़ा तो करो। इनका नमाज क्या है? इनका नमाज केवल काफिरों को गाली देना है। नमाज में भक्ति थोड़ा ही है इनकी। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते हैं। तो हम लोग तो भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन साहब ये सवेरे सवेरे उठकर जो अजान देते हैं वो केवल हिंदुओं काफिरों को गाली देते हैं। अगर उसका सही उच्चारण और सही अनुवाद हिंदी में कराइए तो इनका नमाज क्या, सवेरे का अजान क्या है साहब? हिंदुओं को गाली देना है, काफिर मारो, काफिरों को मारो, ये शब्द निकलता है इनका। इसलिए तो लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध लग गया था, लेकिन अभी भी चल रहे हैं। 1991 में आप लोगों ने याचिका डाली है और 92 में 6 दिसंबर को मस्जिद टूट गई। तो उस समय आप लोगों को कैसा लगा? मतलब आप लोग की भी याचिका ज्ञानवापी के लिए थी। हमारे देखिए, एक बात सुन लीजिए साहब, अभी तो मथुरा बाकी है जी। मथुरा ही नहीं, देश में जितने भी मंदिर ध्वस्त किए गए हैं वो सब बाकी है। अभी तो शुरुआत है। अभी तो अयोध्या से शुरू हुआ है। भगवान श्री राम अब काशी आ रहे हैं, अब काशी से वो मथुरा जाएंगे। तो ऐसा है कि अब चलेगा, ये अनवरत चलेगा। पापोपि पश्यति भद्रम जावत पापम न पश्यते। इन पापियों का मुझे अंत करना है, इन पापियों का मुझे विनाश करना है, सर्वनाश करना है। हिंदुत्व को पूरे समूचे भारतवर्ष में नहीं, जितना दूर एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप को भारतवर्ष कहा गया है। मैं अपने भारतवर्ष को निर्मुक्त कराऊंगा। 1992 में जब मस्जिद टूटी 6 दिसंबर को, तो उस समय बनारस में क्या माहौल था? हम घंटा बजा रहे थे, विजय जुलूस निकाल रहे थे। जिस वक्त मस्जिद टूटा है साहब, हम ग्रुप बना करके
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का गुणगान गा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, हम लोग प्रभात फेरी निकाल रहे थे। दंगे जैसी स्थिति भी कुछ कई जगह बनी थी, बनारस में नहीं था ऐसा? देखिए ऐसा है कि जहां आप कमज़ोर रहेंगे वहीं ये दंगा करते हैं, जहां आप सबल रहेंगे वहां म्याऊं बिल्ली बनकर रहेंगे। लाड भैरव सराय में तो जनसंख्या काफ़ी है, वहाँ पे क्या स्थिति थी? जी मैं बता दूं, आपको बता रहा था कि एक समय वह था कि जहां 5 हिंदू पुलिस संरक्षण में साल में एक दिन दर्शन करने जाते थे, आज भगवान सदाशिव की इतनी बड़ी कृपा है कि 5 लाख की संख्या में लोग जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। अब जो फंक्शन वहाँ होता है, जो कार्यक्रम वहाँ होता है, अभी कल ही भैरव अष्टमी, महाभैरव अष्टमी का कार्यक्रम था, अन्नकूट था। हम लोग भगवान कपाल भैरव का जन्मदिन मना रहे थे। हजारों हजार की भीड़ थी साहब, भंडारा चल रहा था, गरीब से लेकर हर तरह के लोग उस भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। हजारों हजार लोग उस मंदिर में दर्शन, लाइन लगी हुई थी दर्शन करने के लिए। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जहाँ 5 लोग जाते थे अब वहाँ 5 लाख लोग जा रहे हैं। इससे बढ़कर उपलब्धि क्या होगी हमारे लिए। अब बहुत जल्दी वहाँ मंदिर का निर्माण भी होगा। हाई कोर्ट में कौन मामला आपका देख रहा है जो ज्ञानवापी 1991 वाला है? हम तो मुख्य रूप से हरशंकर जैन साहब को अपना वकालतनामा दे रखा हूँ और विजय शंकर रस्तोगी ऑलरेडी वकील ही हैं। अच्छा, वो भी हाई कोर्ट में देख रहे हैं? वो हाई कोर्ट में तो नहीं है, वो तो लोअर कोर्ट में है। और कई लोग हैं, हाँ कई लोग हैं, नाम हम किसका बतावें। अच्छा, तो कोई समस्या भी आई मतलब 1991 से आप लड़ रहे हैं इस केस को, तो कुछ समस्या है क्या? क्या नहीं आई साहब, क्या नहीं मेरे साथ हुआ है। मुकदमा उठवाने के लिए प्रशासनिक दबाव भी मेरे ऊपर आया। कब पड़ा ये? अब समय दिन नहीं बता पाएंगे। 2000 से पहले, 2000 के बाद, मतलब कब? 2000 के पहले। अच्छा, हाँ मुलायम सिंह की? हाँ मुलायम सिंह की सरकार में। हाँ, कहने वाले यहाँ तक कह दिए कि अपने बच्चों को नहीं देख रहे हो। अच्छा, तो हमके जब मौत से पहले तो कोई मरेगा नहीं, जब तक हमारा समय है तब तक तो मैं रहूँगा, मुझे उसका कोई परवाह नहीं। बहुत कुछ आया, मुझे खरीदने की बात आई कि मैं बिक जाऊं उनके हाथ। किसके माध्यम से? अरे साहब, अब हम नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन मेरे घर पर खुद मुस्लिम समुदाय के लोग आए। हाँ, उसमें कुछ हिंदू दलाल भी थे। अच्छा, जाने दीजिए, नाम मत पूछिए। वो भी बेचारे समाज के एक प्राणी हैं, बस इतना ही मान लीजिए। चाहे बेशक मैं तो उनको पशुएं मानता हूँ, लेकिन हैं प्राणी। तो धमकी भी मिली बाद में? अभी धमकी तो कई बार मिल चुकी थी। हाँ, कई बार मिली। और उसके बाद अभी तो पाकिस्तान से भी धमकी आई हमको। 22 में तो नहीं मिली, उससे पहले कब मिली? 21 में भी मिली थी। 21 में? हाँ, और मेरी रेकी होती है। अच्छा, मैं आज आपको बता दूं, मेरी रेकी होती है। मतलब पाकिस्तान 2022 में आपको पाकिस्तान से धमकी मिली, और कहीं से भी मिली मतलब? और कहाँ से? लोकल भी मिलती है? लोकल धमकी आई हमारे पास। अच्छा, ये अनरीड मोबाइल पर बिना नंबर के नहीं आता है, आप देखे होंगे, उस पर भी आया। हम नंबर देख ही रहे हैं कि तब तक नंबर मिट गया, अनरीड नंबर था। तो धमकी आई, और यहाँ तक कि बड़े बड़े इनके जो माफिया टाइप के मुसलमान हैं वो मुझे तरेड़ते रहते हैं कि मौका मिले तो मैं इनको खा जाऊं।
अरे भाई, जब तक बाबा विश्वनाथ की त्रिशूल की छाया मेरे सर पर है, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अरे जिसके बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, हमारे तो बाबा विश्वनाथ है ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।